हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो चलिए, बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। ये है क्लास 9th के लास्ट चैप्टर वाई डू वी फॉल इल से। तो आज हम लोग उसी की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आया बच्चों, वो है हेल्थ। एक कॉमन डिफिनीशन, एक हेल्थ क्या है। तो आप बच्चों इसका सिंपल से डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि अगर आ जाए कि हेल्थ क्या है, तो ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम या ऐसा स्टेट जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करे, तो उसको हम लोग कहते हैं हेल्थ या हेल्दी पर्सन्स। तो हेल्थ की डिफिनीशन को कुछ चीज़ों के अंतर्गत रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना नॉर्मल फंक्शन कब नहीं परफॉर्म करता है, जब उसको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, शरीर में दर्द हो, बदन दर्द हो, बुखार हो, फिजिकली, मेंटली मतलब ये है कि वो दिमागी रूप से सही ना हो, पूरा शरीर तो स्वस्थ हो और वो कहीं पागलपन का शिकार। आपने पागलों को देखा होगा कि वो पागल तो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, लेकिन ब्रेन उनका काम नहीं करता, तो वो मेंटली भी किसी तरह से सिक ना हो। उसके बाद आता है हम लोगों का सोशल क्या होता है? सोशल ये होता है, आपने देखा होगा बच्चों कि बच्चे भी कई कैटेगरी के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं खेलने में सुपर हीरो होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो एक क्लास में एक कोने में बैठ करके पढ़े रहते हैं। तो समाज में हमें ऐसा इम्बैलेंस भी नहीं चाहिए कि बच्चा जो दिन भर खेले पढ़ाई ना करे, या फिर बच्चा जो केवल पढ़ाई करे दिन भर खेले ही नहीं। तो खेलने से हम लोगों का शरीर स्वस्थ होता है, पढ़ने से हम लोगों का ब्रेन ये फिजिकली वर्क करता है या मेंटली वर्क करता है। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक फंक्शन को करते हैं और एक फंक्शन को नहीं करते हैं, तो आप हेल्दी नहीं हैं। आप अब आपने देखा होगा जो बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं तो भीड़ में जाने से डरते हैं, वो फिर कभी कभी आगे जा कर के समाज में किसी अन्य लोगों से मिल नहीं सकते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। तो कहने मतलब ये कि उनका सोशल वेलबीइंग भी अच्छा हो, मतलब वो समाज में एक प्रकार का बैलेंस बना करके रखें। जब मन करे, जब पढ़ने का मन हो पढ़ें और जब खेलने का मन हो खेलें। उसके अलावा एक और इसमें जोड़ दिया गया है जेनेटिकली। मतलब हम सभी को पता है कभी कभी कुछ व्यक्तियों की फिजिकल मेंटल सारी दिक्कतें सही हैं, जेनेटिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। जेनेटिकली प्रॉब्लम मतलब ये होता है कि ये समस्याएं जीन से प्रोड्यूस्ड हो जाएं, डीएनए से प्रोड्यूस हो जाएं, और उसमें उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल ना हो। जैसे आपने देखा होगा एल्बिनिज्म्स, आपने देखा होगा समाज में कुछ ऐसे ह्यूमन पॉपुलेशन में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं जो दिखने में अंग्रेज जैसे होते हैं। खूब भुट्टे जैसे बाल होते हैं, अंग्रेज जैसी काली भूरी भूरी आंखें होती हैं, और बिल्कुल वो धूप, बहुत तेज़ धूप में नहीं देख सकते। ये बीमारी एल्बिनिज्म्स की है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे और आपकी कलर को डिसाइड करता है मेलानिन। अगर वो मेलानिन ही कम निकले तो जाहिर सी बात है, या न निकले तो ऑब्वियसली बात है हर व्यक्ति क्या है, अंग्रेज बन जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये अंग्रेज और हम में क्या डिफरेंस है, या इस बीमारी में क्या डिफरेंस है? तो देखिए बच्चों, अंग्रेजों के बॉडी में फिर भी मेलानिन निकलता है और उनकी बॉडी रेडिश होती है, लेकिन जिनकी बॉडी में मेलानिन नहीं निकलता वो एकदम वाइट होते हैं। तो ये अंतर है कि अंग्रेज और एक एल्बिनिक पर्सन्स में। तो एक कॉमन डिफिनेशन बन गई कि व्हाट इज द हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे हेल्थ द स्टेट बताया गया बच्चों, मानिए ये एक किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति है, स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग्स। मतलब सोशल वेलबींग्स मतलब वो समाज में अच्छा बिहेव करे, पागलपन वाली हरकत न करे, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, और उसके पास किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। यानी अगर हम ग्राफ में या हम लोग एक कंपोनेंट कहते हैं कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, तो वेल फिजिकल बिहेवियर, वेल मेंटल बिहेवियर, सोशल वेल बीइंग्स, इकोनॉमिकली। सिंपल सी बात है। कभी कभी बच्चों ये बाद में जोड़ा गया है, इसको और इसको बाद में जोड़ा गया है। क्यों? ये पुराने समय की समस्या नहीं है, ये वर्तमान की समस्या है। आज के फिजिकल वर्ल्ड में हम लोगों को सब कुछ सच पैसे से ही मिलता है, एजुकेशन भी लेकर के एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनीथिंग। अब वो चीज अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे ना हो तो आपका फिजिकल मेंटल सोशल सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन पैसे नहीं होने पर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो बाद में इसको जोड़ा गया है कि अब जैसे बात है, धीरू भाई अंबानी है, अरबपति बिजनेसमैन है, उनका कोई एक बिजनेस बहुत तेजी से डूबना शुरू कर दे, है तो बहुत अमीर आदमी, लेकिन अगर बिजनेस डूबना शुरू कर देगा तो वो फिजिकली हेल्थ नहीं रह पाएंगे। तो पैसे के उनकी कमी की वजह से उनके दिमाग में स्ट्रेस आना शुरू कर देगा। इकोनॉमिकली यानी इंसान को इकोनॉमिकली भी क्या होना पड़ेगा, वेल्दी होना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में वही जेनेटिकली
जीन की वजह से। यानी आपके पास भगवान ने एक अच्छा शरीर दिया, एक अच्छा ब्रेन दिया, एक अच्छा सोशल बिहेवियर दिया, इकोनॉमिकली कैंसर दे दिया, तो ये सभी सिचुएशन को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? पैसा भी खाएगा, सोशल वेलबीइंग भी खाएगा, मेंटली तो वो व्यक्ति डिप्रेस होगा ही होगा और शरीर किसी लायक नहीं रहेगा। तो एक हेल्दी पर्सन को प्रसन्न रहने के लिए फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकली और जेनेटिकली भी हेल्दी या वेल्दी रहना। नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ। तो व्हाट इज द मीन ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ? द मीनिंग इट्स when an organism take care of themselves by taking a proper diet, proper exercise, and take care of their skins and maintain the immunity by the help of vaccination process, several vaccination process which are led by the governments. Such type of take care of your body is known as the personal hygiene. कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब आप अपने शरीर की सुरक्षा खुद करते हैं, अपने शरीर में आप सभी प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं और आप सही टाइम पर एक्सरसाइज करते हैं, सही टाइम पे बैलेंस खाना खाते हैं, तो इन्हीं सब को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक मैंने हिडन में किया हुआ है, आप जरा सा मेंशन करिए। देखिए मैंने लिखा पर्सनल हेल्थ, जो कि पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ का एक पार्ट होता है कि पर्सनल हेल्थ के अंदर माने हम मोहल्ले भर की नहीं बात करें, हम केवल अपनी खुद की बात करें, हम खुद कैसे स्वस्थ रहें। तो अगर हमको खुद अपने आप को स्वस्थ रखना है तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हम देखभाल करें, टेक केयर ऑफ, क्या करें? देखभाल करें। किसकी देखभाल करें? मोहल्ले वालों की कि पड़ोसी की? देखभाल करेंगे हम अपनी। किसकी देखभाल करेंगे? स्किन्स। रोज नहाइए, साबुन से खूब अच्छे हाथ पैर को, पोरों में फंसे हुए बहुत जर्म होते हैं तो उनको खूब रगड़ रगड़ करके नहाइए। कोशिश करिए कि नहाने की आदत कभी छूटे न, और आप हो सके तो हल्का गुनगुना गर्म पानी करके खूब बढ़िया से अच्छे से वॉश करें स्किन, हैंड्स। और अभी आप लोगों ने देखा हो जो कोरोना का संक्रमण फैला हुआ था तो सबसे पहले हाथों को ही कंट्रोल करने को कहा गया था कि क्योंकि आप आंखों में, माउथ, मुंह में अपने हाथ को जब इंसर्ट कर लेते हैं तो बैक्टीरियल ट्रांसमिशन होना शुरू कर देता है, और ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। तो हाथों की अच्छी साफ सफाई, सैनिटाइजर्स का लगातार प्रॉपर यूज, हेयर। आप देखते हैं कि आप अपने बालों में तेल लगा के चलते हैं, कुछ भी लगा के चलते हैं, एनीथिंग। आपको आजकल तो तमाम प्रकार के जेल वगैरह भी हैं, लगा लेते हैं और आप पूरा मोहल्ला घूमते हैं। तो आप सोचिए क्या वो चिपचिपी सब्सटेंस, क्या डस्ट पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल्स और दूसरे इम्प्योरिटीज को क्या आपके बालों में सेटल डाउन नहीं करेगा? तो क्या उससे हेयर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? उससे स्कैल्प होगा, बाल का झड़ना होगा, बाल में फंगस लग सकते हैं। तो हमें बालों को भी रेगुलर देखभाल की जरूरत है। शैम्पू करिए, कंडीशनिंग करिए, प्रॉपर उसकी देखभाल करिए। टीथ, इसको बताने की जरूरत है नहीं, आदि मानव तो है नहीं कोई कि ये सुबह कह कर कि शेर कभी मुंह धोता है कि नहीं, ये सब करना बेवकूफ़ी है क्योंकि शेर भी बीमार पड़ता है। तो आपको मंजन, मार्केट में अच्छे अच्छे मंजन हैं भाई, कर लीजिए। नहीं है तो किसी ब्रांड का प्रचार न होकर के भाई आप सिंपल से आपके घर में नीम, बबूल, यहाँ तक कि खजूर, इनके ब्रशल्स बहुत अच्छे बनते हैं, आप इनसे भी अपने दांतों की साफ सफाई कर सकते हैं। आँखें, सिंपल सी बात है। एक्चुअल में माउथ और आँख ये सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को फेस करने वाले एरिया होते हैं, क्योंकि जैसे आँख खुलती है तो ये सेल्स डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट, जबकि हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन्स होती है इसके ऊपर जो एपिडर्मिस की लेयर होती है बहुत हार्ड होती है, बैक्टीरिया सीधे पेनिट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन माउथ, आँख, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मिलियंस एंड ट्रिलियंस बैक्टीरिया आर कम इन टू आवर माउथ एंड दैट्स विल बी फाइट टू द आवर एंटीबॉडीज। ये हमारे एंटीबॉडी से लगातार लड़ रहे होंगे और हमारे एंटीबॉडी से लड़ रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो बोलते बोलते बीमार पड़ जाता है। ईयर्स, कानों की सफाई, कान में देखिए मैल वैल कभी प्रोड्यूस ना हो। नोज, नाक की प्रॉपर सफाई एंड अदर बॉडी पार्ट, और बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां पर आप अच्छे से इनकी साफ सफाई करिए ताकि पर्सनल हाइजीनिक सिचुएशन को मेंटेन किया जा सके।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन ये होता है कि पर्सनल हाइजीन में साफ सफाई तो समझ में आता है, न्यूट्रिशन खाना खाने का क्या रोल है भाई? सिंपल सी बात ये है, अगर आप एक बैलेंस डाइट खाते हैं तो जाहिर सी बात है आप फिजिकली मेंटली स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो सोचिए मोटापा, आप अपज, कब्ज, पेटझरी जैसे डायरिया जैसी सिचुएशन फेस करेंगे। तो इस नाते यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, इनटेक ऑफ बैलेंस फूड, यानी कि हैवी फूड मैंने लिखा है, बैलेंस फूड। सुपाच्य खाना खाइए, ज्यादा गरिष्ठ ज्यादा तेल मसाला वाले खाने को त्याग करिए। क्यों क्या त्याग करिए? क्योंकि ये आपके बैलेंस डाइट जब रहते हैं तो ये आपका पूरा फिजिकल मेंटेन होता है और आपके ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी में क्या करता है? प्रॉपर मेहनत करता है। तीसरा पॉइंट क्या? फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं तो बेटा चौथा काम भी जरूर किया करें, क्या? फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज भाई जाहिर सी बात है, सुबह उठ करके रनिंग पे निकल जाइए, जॉगिंग पर निकल जाइए, थोड़े से बहुत तो पुशअप कर लीजिए, थोड़े से योगा कर लीजिए और बॉडी के जितने भी पार्ट्स जहां से ज्वाइंट्स होते हैं उन सभी को एक बार मूव जरूर कर लीजिए ताकि बॉडी के सभी फंक्शंस नॉर्मल चलते रहें। तो ये आप फिजिकल एक्सरसाइज करें। आपके मन में क्वेश्चन होगा सर हम फिजिकल एक्सरसाइज क्यों करें, आखिर इससे फायदा क्या है? मुझे पता है इंसान सबसे बड़ा स्वार्थी है, जब तक स्वार्थ नहीं देखेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो स्वार्थ देखिए, इसमें आपका कौन सा स्वार्थ का है? इंप्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जाहिर सी बात है अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन लेवल धीरे धीरे डाउन होना शुरू कर देते हैं, या तो डाउन होना शुरू कर देगा तो इंक्रीज होना शुरू कर देगा। क्यों डाउन होगा, क्यों इंक्रीज होगा? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं और ये आपके ब्लड के अंदर लगातार मिलते रहते हैं। तो अगर ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी बीपी बढ़ जाएगी और अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो बीपी घट जाएगी। इंप्रूव ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को। और दूसरी चीज बच्चों, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप की स्वेटिंग शुरू होने लगती है। स्वेटिंग से आपकी बॉडी में जितने भी ये कह सकते हैं कि जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है तो वो पसीने के माध्यम से लगातार इवेपोरेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से गंदगी आपकी बॉडी के अंदर नहीं रह सकती। तो ये काम करता है एक्सरसाइज। रिड्यूस द हार्ट अटैक। सिंपल सी बात है, जब बीपी कम या अधिक नहीं होगा तो आपका हार्ट बैलेंस होगा, आपके हार्ट अटैक के खतरे कम हो जाएंगे। प्रिवेंट द ओबेसिटी, और ये आपके ओबेसिटी मतलब मोटा नहीं होने देगा। स्थूल नामने तो सब लोग मोटा कहकर चढ़ाएंगे। अब मान लिया आप कर रहे हैं और आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने किसी एक हॉलीवुड के हीरो सिल्वेस्टर स्टैलोन और या फिर इधर बॉलीवुड में सुनील शेट्टी और ये सब अजय देवगन, ये सब संजय दत्त जैसे बॉडी को देख करके आप इम्प्रोवाइज हो गए कि बहुत बढ़िया, मुझे भी ऐसा बॉडी बनाना, अब बनाना शुरू कर दिया। अगर आपने सोने में, रिलैक्स करने में भी देखभाल नहीं रखा तो भी आपकी मसल्स स्ट्रेन आ जाएंगे, खिंचाव पैदा हो जाएगा, आपको दर्द होगा। इस नाते इसमें चौथा और अंतिम पॉइंट क्या बताया गया है? रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। आप निश्चित टाइम एक रूटीन सेट करिए कि आपको इतने टाइम एक्सरसाइज करना है, इतने टाइम आपको रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, सोना है। इनके भी टाइमिंग होनी चाहिए क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल साइकिल आपको इंप्रूव करती है और अगर हर बायोलॉजिकल साइकिल की अपनी निश्चित टाइम पीरियड होगा तो वो उसी टाइम पीरियड में एक्टिवेट होता है और ये आप जो आपकी लाइफ पीरियड को लंबे समय तक क्या करता है। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ मतलब होता है कि एक व्यक्ति की स्वास्थ्य समस्याओं को नहीं देखेंगे बल्कि हम पूरे समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं को मेजर करने। और जब हम किसी एक पर्टिकुलर लोग गांव में, शहर में, कस्बे में, एक पर्टिकुलर कस्बे के अंदर जितने भी रहने वाले पीपल्स हैं, अगर उन सभी के स्वास्थ्य का हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कम्युनिटी हेल्थ। तो देखिए कम्युनिटी हेल्थ कुछ चीज़ों पे गवर्न करती है। सबसे पहला है प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट। आप लोगों ने देखा होगा अभी जब कुछ समय पहले कोरोना का आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो गली गली, मोहल्ले पर दवाइयों का छिड़काव हो रहा था, सैनिटाइजेशन किया जा रहा था ताकि उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हवा में घूम रहे हैं तो वो किल किया जाए। और आप इनको पता होगा ना कि हम सैनिटाइजेशन के लिए क्या यूज कर रहे थे? सोडियम हाइपोक्लोराइड। और हम लोग हाथों के प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं? अल्कोहल। और दूसरा है प्रोवाइडिंग द प्योर ड्रिंकिंग वाटर। देखिए जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो कहीं ना कहीं एयर वाटर के माध्यम से ट्रांसमिट होती रहती हैं।
तो ऐसे कंडीशंस के लिए जब किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई बीमारी फैल जाती है तो वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो पानी मिलते हैं वहाँ से पानी कम से कम उनको रोक दिया जाए और सरकार ट्रीटमेंट वाले पानी को, आरओ वाले पानी को उनके घरों तक प्योर सप्लाई की वाटर बॉटल के थ्रू उनको पहुंचवाए। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट की व्यवस्था वजह थी कि वो सभी लोगों तक प्योर वाटर पीने के लिए पहुंचाए। उसके बाद थर्ड है द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब सिंपल सी बात ये है कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में बीमारी फैलती है तो हम जितने भी मेथड यूज करते हैं, जैसे अभी जब बीमारी फैली थी कोरोना की, तो हम लोगों ने कहा था, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, पब्लिक प्लेस पे जाना बंद कर दिया था, हाथ पैर मुंह में प्रॉपर मास्क लगाए गए थे। इसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। हम जब किसी बीमारी को क्योर नहीं करते हैं तो हम अपने आप को उससे बचाते हैं, उसी को कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर। तो वो कह रहा है कि वो हम प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल करेंगे, जो सरकार की गाइडलाइन जारी होगी उसको हम लोग फॉलो करें। तो ये उन चीज़ों को बताती है। और चौथा स्कूल हेल्थ स्कीम। ये सिचुएशंस होती है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले, कोरोना के पहले एक बीमारी फैली थी जेई, जिसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। तो सरकार ने, चूंकि ये छोटे बच्चों में होता है, तो इस नाते सरकार ने ये घोषित किया कि जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल में जा करके सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, हेल्थ स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, वो जा करके बच्चों का टीकाकरण करें। इसी को कहते हैं स्कूल हेल्थ स्कीम। मतलब क्योंकि वहाँ पर सरकार को, क्योंकि बच्चे, स्कूल एक सेंटर होता है और बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जिस भी पर्टिकुलर एरिया से आएंगे तो वहाँ कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो उनसे बचाने के लिए ये हेल्थ स्कीम लगाते हैं। नेशनल प्रोग्राम, और सरकार पूरे राष्ट्र से किसी विशेष पर्टिकुलर बीमारी को खत्म करने के लिए अब उन्होंने एक प्रोग्राम ही चला दिया। जैसे अभी आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का 2 बूंद जिंदगी की रोज टीवी में कहते हुए आ रहे थे, अब नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब पोलियो से भी खतरनाक बीमारी आ गई है। लेकिन सोचिए, पल्स पोलियो अभियान जो सरकार का चला था, उसमें हम सरकार ने, आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में पोलियो के सबसे ज़्यादा मरीज पाए जाते थे। और WHO में भारत का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्री ये पोलियो को फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायरस जब तक मरेगा नहीं तब तक वो, अब जैसे वो संक्रमण एक दूसरे देश में जा सकता है। इस नाते भारत का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। तो उस वक्त PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कसम खाई कि ये पोलियो भारत से खत्म करो। और आज देखिए, पाकिस्तान में जैसे का तैसा ही है, इवन बांग्लादेश में भी शायद जैसे का तैसा है, लेकिन अपने इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से सरकार एक प्रोग्राम चलाती है जिससे सभी लोगों को ठीक किया जा सके। फिर आपने देखा होगा मलेरिया उन्मूलन, फाइलेरिया उन्मूलन, ऐसे प्रोग्राम आपने सुना होगा। TB उन्मूलन, डॉट्स वाला जो प्रचार, जिसके जहीर खान प्रचार करते थे। तो ये सब ऐसे सरकार स्कीमें लॉन्च करती हैं कि जिसकी वजह से उन पे एक राष्ट्रीयकरण, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाती है ताकि ये बीमारियां खत्म हो। अब पढ़ेंगे डिजीज की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन होता है कि डिजीज क्या होती है। तो याद करिए, अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म न कर सके, इज सेड टू बी ए डिजीज्ड पर्सन। तो वो याद रखिए। अब वो नॉर्मल फंक्शन क्या क्या नहीं परफॉर्म कर सकता, वो इसके अंतर्गत में लिखा गया है। देखिए, वो सिंपल से डेफिनेशन लिखी है कि द डिसऑर्डर आर डेविएशंस। डिसऑर्डर मतलब हम अगर अपने किसी काम को प्रॉपरली न कर पाए, दैट सिचुएशन इज नोन एज डिसऑर्डर। डेविएशन, काम को करते करते गलत हो जाए या फिर हमारा बॉडी फंक्शन कुछ और फंक्शन को परफॉर्म करने लगे, डेविएशंस। और माल फंक्शन, या माल फंक्शन मतलब इन दोनों का एक रूप है जिसको वो खराब काम करना या नए काम करना, खत्म हो जाना। इन द फिजिकल, कहाँ पे ये सब डेविएशंस कहाँ हो? बॉडी के अंदर हो। फिजियोलॉजिकल, किसी बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की किसी विशेष मैकेनिज्म में कोई दिक्कत हो। साइकोलॉजिकल, ब्रेन में कोई दिक्कत हो। एंड जेनेटिकली, या जीन में कोई दिक्कत हो, जिसकी वजह से वो अगर इतने सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता है, इज सेड टू बी ए डिजीज्ड पर्सन। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हाउ दीज डिजीज आर, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ दिस डिजीज। तो देखिए, ये जो डिजीज होते हैं दो तरह के, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल मतलब एक बीमारी जो हम लोग जन्म से ले करके पैदा होते हैं, उसको जिसको कहते हैं बाय बर्थ, दैट सिचुएशन इज द कॉन्जेनाइटल। द डिजीज विच आर टेकन बाय बर्थ। ऐसी बीमारियां जो हम लोग जन्म से ले करके जन्म लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब
कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हैं। और एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ होती है, ऐसी बीमारियां जो हम जन्म लेने के बाद हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस के थ्रू फैलते हैं या माल फंक्शंस के थ्रू फैलते हैं। तो इन बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कहते हैं। अब ये एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन से फैलते हैं उनके लिए कहा गया है कम्युनिकेबल डिजीज़, और जो नॉन इन्फेक्शन से फैलते हैं उनको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे आपको किसी चीज़ से एलर्जी, कुछ आप लोगों को, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को कबूतर के फर से एलर्जी होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये इसकी खासियत होती है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं फैलता। ये खाने, छूने, बात करने, गले मिलने से नहीं फैलते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये उस व्यक्ति की अपनी पर्सनल दिक्कत होती है। नॉन कम्युनिकेबल, अब जैसे आपने कलर, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपको बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको कलर ब्लाइंड हो गया, तो ये नॉन कम्युनिकेबल हो गया। एलर्जी है, डिजेनरेटिव, जैसे आपकी पूरी किसी बॉडी में पैरालिसिस है, ये सब सारी बीमारियाँ क्या हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, अगर हम मोड ऑफ इन्फेक्शंस के आधार पर देखेंगे तो कुछ वायरल होते हैं, कुछ बैक्टीरियल होते हैं, कुछ फंगल होते हैं, कुछ निमेटोडल होते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं। 5 टाइप के इन्फेक्शंस आपको 5 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। कैसे फैलते हैं? हवा द्वारा, पानी द्वारा, टच द्वारा, एयर द्वारा, बहुत सारे मेथड हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल, या इसी को आपकी बुक में इन्फेक्शियस डिजीज कहा गया है।